सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, जब बीजेपी ने इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाई, नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने, तो एक राग जो सबसे ज़्यादा अलापा गया, सबसे ज़्यादा, वो था शाइनिंग इंडिया, यानी चमकता दमकता खूबसूरत बॉलीवुड प्रोडक्शन की तरह चकाचौंध कर देने वाला इंडिया। लेकिन ये सिर्फ एक झूठ है, शराब है, झूठा ख्वाब है। हकीकत क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगी। सच ये है कि मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ ने भारत को शाइनिंग से डाइंग इंडिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ किसी की जान महफूज है न माल। भारतीय सड़कों पर, गलियों में, बसों में, शहरों में, गाँव में, देहात में, हर जगह इज्जतें हो रही हैं पामाल। लेकिन भारतीय हुकूमत को है सिर्फ हिंदुत्वा बनाने का ख्याल। वाकई मोदी जी, कोई मुकाबिल नहीं आपका, दूर दूर तक कोई मुकाबिल नहीं है। आज का भारत ऐसा शाइनिंग है कि उसकी स्याही देखकर दिल बकायदा दहल जाता है। कहते हैं कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं। आज मोदी की मेहरबानियों से भारत में कुफर भी है, जुल्म भी, और सबसे बढ़कर नाइंसाफ़ी भी। बाबरी मस्जिद की शहादत एक बड़ा सानेहा था। इस केस में ताख़ीर भी हुई और इंसाफ का कत्ल भी हुआ। भारतीय अदालत ने 32 के 32 मुल्जिमान को बरी करके, मैं कह सकती हूँ ना कि इंसाफ का गला अपने हाथों से घूंट दिया। आप तमाम लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। अब आप ये बताएं कि ये शाइनिंग इंडिया है या फिर डाइंग इंडिया। दुनिया में भारत की एक और नई, या आप कह लें भयानक पहचान है, रेपिस्तान। रेपिस्तान, रेपिस्तान। बस में ज्यादती के वाक़ये ने बाकायदा दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन हुआ क्या, एक के बाद एक वाक़या भारत के मुंह पर बाकायदा कालक मलता रहा। अब हाथरस गैंग रेप वाक़ये से, इस वाक़ये ने इस कालक में, इस स्याही में मज़ीद इजाफा कर दिया। दलित लड़की के साथ होने वाले जुल्म पर रियासत को हरकत में आना चाहिए था, मुजरिमों को निशाने इबरत बनाना चाहिए था। मगर हुआ क्या? बीजेपी के रहनुमा इस वाक़ये पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को मुतासरा ख़ानदान से मिलने, जब वो मिलने गए तो खुद पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना बना दिया। सोचे ज़रा, आम आदमी की तो यहाँ कोई औकात ही नहीं है। अब मोदी जी, आप ही बताएं, क्या क्या इसको कहते हैं आप शाइनिंग इंडिया? क्या ये शाइनिंग इंडिया है या ये डाइंग इंडिया है? अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार कहा था कि कश्मीर का मसला मोदी के दौर में हल होगा। पहले मुझे शायद इस पर शक था, लेकिन अब मैं यकीन से कहती हूँ, मुझे यकीन है कि ऐसा वाकई होकर रहेगा। अब आप पूछेंगे कैसे? तो जो जुल्म सितम मोदी जन्नत नज़ीर खित्ते कश्मीर पर तोड़ सकता है, वो तोड़ चुका। खुसूसी हैसियत का खात्मा, 1 साल का कर्फ्यू, पैलेट गन्स, शहादतें, जबरी गुमशुदगियाँ, इस्मत दरियाँ, जुल्म सितम की इंतहा दास्ताने रकम की गई। जो रियासती दहशतगर्दी कर सकते थे कर ली। लेकिन हुआ क्या? क्या आज़ादी का नारा गूंजना बंद हो गया? नहीं। क्या कश्मीरी भारत के साथ रहने पर आमादा हो गए? नहीं। अब आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। एक और बात, भारत को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा है, ऐसा भारत दावा करता है, लेकिन हकीकत क्या है? बिल्कुल इसके बरक्स, बिल्कुल उलट। हकीकत ये कि यहाँ किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है, ना ही सियासी। जात पात की, वो क्या कहते हैं, जात पात की गंदगी भी हर सू फैली है। इंतहा पसंदी, तासुब की आग भी जब चाहे जिसे चाहे जलाकर राख कर देती है। सुहाने मुस्तकबिल के सपने देखकर हिंदुस्तान जाने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं के खून के साथ कैसे होली खेली गई। बच जाने वाले जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचने में कैसे कामयाब हुए, ये जुल्म की एक अलग दास्तान। अब कोई इनसे पूछे तो वो आपको सच सच बताएंगे कि शाइनिंग इंडिया असल में डाइंग इंडिया, क्योंकि मोदी सरकार ने यहाँ इंतहा पसंदी, तासुब, हिंदुत्वा, अदम बर्दाश्त और नफरत के ऐसे बीज बोए हैं जिन्होंने यहाँ रहने वालों के लिए ज़मीन को बाकायदा जहन्नुम बना दिया। अब तो भारत में भी सवाल उठने लगे कि ऐसा होता है शाइनिंग इंडिया? क्या ये शाइनिंग इंडिया है?
मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी, सरहद पर भारत से भी, उनका तारुफ करवाती हूँ। मुनीब कादिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मुनीब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर गजनफर साहब डिफेंस एनालिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। भारत से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब और कर्नल रिटायर्ड शरिंदर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी और कर्नल साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ में ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, शाइनिंग इंडिया, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये शाइनिंग इंडिया है, यानी जलते हुए इंडिया में, शाइनिंग में और जलते हुए इंडिया में उनको कोई फर्क दिखाई नहीं देता। अब आप ही बताएं, क्या इसको कहते हैं शाइनिंग इंडिया या ये कोई डाइंग इंडिया है? देखिए, इंडिया शाइन करे या डाई करे, ये तो जो वहाँ की लीडरशिप है, जो झूठ पे, फरेब पे, धोखाधड़ी पे, जुल्म पे, इस्मत दरी पे, तफरक़ात पे, हिंदुत्व पे, सैफरन टेररिज्म पे, डिक्टेटोरियल रूल पे, झूठ बोलने पे, मक्कारी पे, फरेब पे मबनी है। और ये मैं बात कर रहा हूँ लीडरशिप की, इंडिया के अवाम की मैं बात नहीं कर रहा। अवाम तो सफ़र कर रहे हैं, चाहे उस अवाम में दलित हों या क्रिश्चियंस हों या बाकी अक़वाम जो वहाँ पे आबाद हैं या सिख हों, लेकिन जो वहाँ लीडरशिप का एक कॉम्प्लेक्स, लीडरशिप का एक ट्रायो बना हुआ है, उससे गंदी, उससे कमीनी, उससे जलील लीडरशिप मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। हिटलर जो था उसने भी शायद कुछ असूल बनाए हों, मैसेलिनी और हिटलर का कॉम्बिनेशन हुआ था, तो उसने पूरी दुनिया में एक तफरक़े की और एक दहशत की लहर पैदा कर दी थी। आज इंडिया के अंदर दहशत गर्दों का एक इतना बड़ा इकट्ठ हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे लोग, और आज जिस वक्त हिटलर था उसके बाप का पता नहीं था वो कौन था, इसलिए उसने दुनिया में दहशतगर्दी की रवादात, और जिस तरह उसने जर्मनी को तोड़ा और जर्मनी के से उसने जिस तरह पूरी दुनिया पे हमला किया, आज नरेंद्र मोदी के भी बाप का पता नहीं है। तो जितने बेबाप के बच्चे होते हैं, इनके ना कोई असूल होते हैं, ना इनके अंदर कोई अखलाकियात होती हैं, ना इनके अंदर कोई जमहूरियत होती है। ये एक साइकोपैथ होते हैं, ये समझना चाहिए आप। ये दिमागी तौर पे बीमार लोग होते हैं, और नरेंद्र मोदी की बीमारी उसके चेहरे पे आप पढ़ सकती हैं कि वो कितना डेस्टिट्यूट के ज़रिए अपने जो उसके ऊपर जो बचपन में जुल्म हुए होंगे, या चाहे रेलवे स्टेशन उसकी बातों में झलकती है, उसकी पॉलिसीज में झलकती है उसकी बीमारी, ज़हनी बीमारी, उसका वो बदला ले रहा है पूरे भारत से। अब वो तो छोड़िए, चलिए हमारी बात भी छोड़ दें, पाकिस्तान की बात भी आप छोड़ दीजिए, मुसलमानों की बात भी छोड़ दीजिए। 11 हिंदुओं का कत्ल हुआ है राजस्थान के अंदर जो पाकिस्तान से गए थे, उनका कोई FIR नहीं हुई, कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 14 फैमिली के, हिंदू फैमिली के मेंबर जो इंडिया में गए थे सेटल होने के लिए, इसलिए कि इंडियन ने जब सिटीजनशिप लॉ ख़त्म किया तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान से महाजरीन आएंगे, बाकी बांग्लादेश से आएंगे, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। वो आज वापस आ गए, और जो वहाँ आके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर तमाचा है, जूते का एक बहुत बड़ा जो तमाचा, छोटी चीज़ है, एक जो जूता है ना उसकी तली का अक्स है उसके मुंह के ऊपर। शर्म आनी चाहिए इस जैसे लीडर को जो इंडिया के अंदर है, और वो लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसके लिए बोलते हैं। उसमें उनका बिपिन रावत भी है जो अपना आम वो CDS होके पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज पे आया हुआ है। आप राजनाथ सिंह को उठा के देख ले, कोई योगी है नीला पीला नंगा किस्म का बंदा है जो नीले पीले कपड़े पहन के फिरता है। तो यहाँ पे जो लीडरशिप का लेवल है, यानी आप उस लीडरशिप का लेवल तो देखिए कि जब कोविड आया और सबसे बड़ी बात उनकी विजन देखिए, उनकी सोच देखिए कितनी महदूद है। उन्होंने कहा इंडिया को कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ वो गाय का पेशाब गौ मूत्र पी लेंगे तो कोविड से बच जाएंगे। आज इंडिया इज़ दी बिगेस्ट सफरर। तो मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी से और उसके जितने ये दहशतगर्दों का टोला है कि क्या इंडिया में गायें ख़त्म हो गई हैं या उन गायों ने पेशाब देना बंद कर दिया है? उसके बाद छोड़िए, वो भी छोड़िए, वो कहते जी मतलब एक और वहाँ पे एक नमूना है बीजेपी का। वो एक दिन स्टेटमेंट दे रहा था कि मैंने सिविल डिफेंस का कोर्स अटेंड किया तो न्यूक्लियर अटैक होगा तो गाय का गोबर अपने ऊपर लगाने ना तो रेडिएशन। अब जहाँ पे ये लेवल हो, मैं आपको जिस चीज़ के ऊपर होम ऑन करना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, बाकी जो कुछ इंडिया में हो वो इंडिया की अपनी मर्जी है, शाइन करें या जो मर्जी करें, लेकिन जो ये लीडरशिप का इंटेलेक्चुअल और मेंटल लेवल है,
ये तबाहकुन एक एवरेज बिलो एवरेज लीडरशिप से नीचे ये लेवल है। अगर गुजरात में मूजी ने कुछ किया था तो उसके कॉर्पोरेट सेक्टर था जो उससे कुछ कराना चाहता था। अब वो भी छोड़िए, परसों एक प्रोग्राम हो रहा था रिपब्लिक टीवी पे कोई 4 दिन पहले, वहां पे कश्मीरी जो अपना जो है वो आज़ादी के लीडर को बिठाया हुआ था, उमर फारूक के क्या नाम था उनको वो जो इनका एक एंकर है वो गोबर स्वामी, वो गोबर स्वामी उसको कहता है कि आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसने क्या नारा लगाया था नेशनल टेलीविजन के ऊपर, ही सेड हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और वो गोबर स्वामी उसको कहता है गेट आउट ऑफ माय शो, जैसे उसके बाप का शो है। तो ये है वहां पे आपको पता है वो शख्स, उस शख्स को मार दिया गया है, बाबर कादरी नाम था उनका, ब्रिगेडियर साहब, उस शख्स को मार दिया गया है। मार दिया। यहाँ तो रोजाना लोग पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ये हमारे आप रोजाना गालियां सुनती है जो अदालतों को गालियां दे रहे हैं। साहब मैं आपकी इजाजत से बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। आपने जितने पॉइंट्स उठाए हैं बड़े अहम पॉइंट हैं। इंडियन पैनलिस्ट से पूछती हूँ कि कुछ जवाब है उनके पास। जनरल राज कादियान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने ब्रिगेडियर गजनफर की पूरी गुफ्तगू सुनी, बड़े अहम पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? है जवाब आपके पास? दूसरी बात है, ये बाबर कादरी को क्यों मारा गया, क्या कसूर था उसका? डॉक्टर फिजा, पहले तो मैं आपके सब व्यूअर्स को के लिए दुआ करता हूँ खैरियत की और सलामती की। आजकल के कोरोना के समय में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने बहुत आपके ब्रिगेडियर साहब ने बहुत कुछ बोला। मैं 3-4 पॉइंट जो आपने शुरू किया था, आपने हाथरस के हादसे का जिक्र किया। हमें खुद बड़ी शर्म आती है कि एक लड़की का रेप हुआ, वो भारत की बेटी थी, इसलिए नहीं कि वो दलित थी जी। ऐसा एक केस 2012 में भी हुआ था, वो लड़की ना दलित थी ना वो माइनॉरिटी की थी। ये तो जो रेपिस्ट हैं वो हैवानियत के शिकार होते हैं, हवश के शिकार होते हैं। उनके लिए मजहब या जाति का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी कोई हुआ है वो हमें खुद शर्म आती है और कानून के नीचे उनको पूरी सजा मिलेगी। दूसरा, मोदी साहब को तो पहली बार नहीं, जो आप लोग उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हो, वो एक कहावत है जितना लंबा पेड़ होता है उसका हवा ज्यादा लगती है। मोदी साहब अच्छे लीडर हैं, यही वजह है कि आप उनसे ज्यादा नाखुश रहते हो। गर्मी में हवा गर्म होती है सर, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। शाइनिंग इंडिया का गर्मियों में हवा बहुत गर्म हो जाती है। जैन साहब अब अभी भी मोदी साहब को एक अच्छा लीडर कहेंगे। शाइनिंग इंडिया का नारा 2004 में लगा था। यस, मोदी साहब ने जरूर कुछ इरादे थे, सपने दिखाए थे। डेमोक्रेसी में 100% सपने पूरे नहीं होते, लेकिन देश ने तरक्की बहुत करी है। चाहे वो सैनिटेशन का मामला हो, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन का, डिजिटाइजेशन का, वो बहुत तरक्की की जिसके आप बात नहीं करोगे। दूसरा, आपके देश में जुल्म ने भी बड़ी तरक्की की है, नाइंसाफी ने भी बड़ी तरक्की की है। दहशतगर्दी की बात ब्रिगेडियर साहब ने की, वो मैं कंसीड करता हूँ। जितनी महारत आपको दहशतगर्दी के बारे में, हमको उतनी नहीं है। आप ज्यादा जानते हो दहशतगर्द कैसे होते हैं, क्या करते हैं, आपके साथ तो वो रहते हैं। और आखिरी बात तो मैंने पुलवामा में जो कुछ हुआ था, पुलवामा में जो आपने अपने 54 फौजी अपने मरवाए, वो क्या था? वो अमन का मामला था? वो दहशतगर्दी किसने मारे थे? आपके मुल्क पे तराना बना था, ये बाहर से लोग नहीं आए हैं, ये अपने लोगों ने मारे। आपने जो कश्मीर में जो आप कर रहे हैं वो दहशतगर्दी नहीं है? झारखंड में जो आप कर रहे हैं वो दहशतगर्दी नहीं है? माओ के साथ जो आप कर रहे हैं वो दहशतगर्दी नहीं है? आप क्लासिफाई ना करें ना। हमारे यहाँ दहशतगर्दी ज़रूर दहशतगर्दी रही है, हमने उसके साथ लड़ा है, हमने तमाम इलाके को अपने कंट्रोल किया। हमारे यहाँ अब आपकी तरह वो जो झारखंड और उस इलाके में जो रेड कॉरिडोर है, हमने रेड कॉरिडोर ख़त्म कर दिए। तो सर ये इन चीज़ों को तो रियलाइज़ करें ना कि जो आपके यहाँ हो रहा है वो दहशतगर्दी नहीं है, वो अमन की बात है। जो 54 फौजी मरवा देते हैं और फिर अमित शाह कहता है। अच्छा, ये इन सवालों के जवाब में कर्नल शैलेंद्र साहब आपसे लूंगी। एक मिनट, ठीक है ब्रिगेडियर साहब? ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके इन सवालों के जवाब में कर्नल शैलेंद्र साहब आपसे लूंगी। राज कादिर साहब, ठीक है, आपके पॉइंट्स आगे, मैं जरा मुनीब कादिर को शामिल गुफ्तगू कर जी। कर्नल साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है। जनरल साहब आपके पॉइंट आ गया जी। मुनीब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे बताएं कि अभी भी वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे लीडर है, मोदी एक बहुत अच्छे लीडर है। वो कह रहे हैं जी तरक्की की है इंडिया ने। इंडिया में तो सिर्फ जुल्म ने तरक्की की है, नाइंसाफी ने तरक्की की है, रेप जो उनका रेशियो बढ़ता चला गया है।
बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं जो इस वक्त ज़हन में आते हैं। सबसे पहले तो जो बात है, इन्होंने कादियान साहब ने भी इस चीज़ को कंडेम किया है। ये जो अभी हाथरस के अंदर वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर ये दलित लड़की, इसके साथ रेप हुआ, इसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई, इसका बलात्कार किया गया, और वो भी अपर कास्ट के जो ठाकुर अपर कास्ट है उन्होंने किया। अब इसमें यहाँ तक तो हम लोगों में एक कॉमन कंसेंसस है कि जी बहुत बुरा है। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो हर जगह पे हो रहे हैं, होते हैं, पर जिससे आप डिटर्मिन करते हो कि एक कौम कैसी है, वो आप उनके रिएक्शन को देखकर डिटर्मिन करते हो। एक लीडरशिप, एक गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है जब इस तरह कुछ होता है। अब इन्होंने जो कहा है कि लॉ अपनी हरकत में आएगा, कानून अपनी हरकत में आएगा और उस लड़की के ख़ानदान को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इस बात के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा शक है। क्योंकि अगर आप देखिए तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है कि वो जो 4 बंदे हैं जिनके जो अक्यूज्ड हैं वो मासूम है। उन्होंने मासूम का वर्ड यूज़ किया है और उन्होंने कहा है कि अब सीबीआई इंक्वायरी करे उस लड़की के ख़ानदान के खिलाफ, यानी विक्टिम ब्लेमिंग, उस लड़की के ख़ानदान के ऊपर नार्को टेस्ट किया जाए ताकि ये असेस किया जाए और ये कि कहीं झूठ तो नहीं कह रहा उसका ख़ानदान। उसकी माँ जो रो रही थी, उसकी बेटी की बॉडी जा रही थी एक वैन के अंदर, पुलिस ने ज़बरदस्ती उसके माँ बाप की इजाज़त दिए बगैर उसकी बॉडी को आग लगा दी, उसको चिता पे चढ़ा दिया, जबकि उसके ख़ानदान ने एहतजाज किया था कि उसकी बॉडी को एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा हमारे घर में आने दीजिए, और पुलिस ने नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने झूठा कहना शुरू कर दिया विक्टिम के ख़ानदान को। और कल ये खबर आई है कि रजवीर सिंह पहलवान नाम के एक बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने एक रैली रखवाई जिसमें 100 की तादाद में अपर कास्ट के, ठाकुर कास्ट के लोग आए हैं और उन सारों ने कहा है कि जो ये 4 मुल्जिमान हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, जबकि जो लोग विक्टिम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है और उनको प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया है। मीडिया के अंदर भी इस रेप की कोई बात नहीं की जा रही। तो आप सबक क्या दे रहे हैं सारों को कि जब इस तरह की कोई दुर्घटना घटती है, जब इस तरह का कोई हादसा पेश आता है, तो हादसा भी नहीं है, ये रेप है। जब ऐसा कुछ होता है तो उसके अंदर विक्टिम ना बोले, विक्टिम के सपोर्टर्स ना बोले, और जिसने क्राइम किया है उसको सपोर्ट दिया जाएगा, उसके लिए रैलियां निकलेंगी, उसके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं होंगी। और फिर आप ही का एक अपना बीजेपी का लीडर है सुरिंदर सिंह, उसने कल कहा है कि बेटियों को संस्कार सिखाने पड़ेंगे ताकि इस तरह की जिनसी ज्यादती और बलात्कार रोके जाए। मतलब कि सारा कुछ आपने, सारा मलबा बेटियों के ऊपर डाल दिया है। जॉन से अक्यूज्ड हैं वो आपको मासूम नजर आ रहे हैं। ये वही पुरानी कहानी है जिसके अंदर वैसे एक और पॉइंट मेरे ज़हन में, औरतों के ऊपर आप मुझे ब्लेम डालते साहब की तरफ जाने से पहले, वैसे आपने देखा कि अक्सर ये इनके एंकर्स या ट्विटर पर आप देखिएगा कि अक्सर ना लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे होते हैं, मतलब अंग्रेजी का बड़ा रोब झाड़ रहे होते हैं कि हिंदी से ज्यादा आप लोग अंग्रेजी पढ़ने के शौकीन है। ज्यादा मैं क्या बात करूं, अब सिर्फ इंग्लिश बोलने से आपको लगता है कि आपने बहुत तालीम हासिल कर ली? यानी अब आप कौन सी दुनिया में रहते हैं कि आप कह रहे हैं कि लड़कियों को, इस पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं, चेंज करने की जरूरत है। मतलब तालीम ये है, अंग्रेजी की जहां तक बात है, आपका आईक्यू लेवल ये है और आपका आईक्यू लेवल पता सिर्फ अंग्रेजी बोलने से ठीक हो अंग्रेजी के खिलाफ भी मुहिम चल पड़ी है भारत में। अंग्रेजी बोलना या ना बोलना ये बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक लैंग्वेज, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लेवल या आपकी जहानत बिल्कुल नहीं जज किया ना, ये इंग्लिश में अच्छे ना इंसानियत में अच्छे हैं। और सबसे अफसोस की बात है, इंग्लिश में कोई अच्छा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तालीम बिल्कुल। पर योगी आदित्यनाथ जैसे क्रिमिनल्स जब वो चीफ मिनिस्टर बने फिरते हैं, सोच बिल्कुल हाँ शर्मनाक, शर्म का मुकाम है। कर्नल शरीद साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मुनीब ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं और आपने ब्रिगेडियर गजनफर की भी गुफ्तगू सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? कर्नल साहब, आपके प्रोग्राम की रेपुटेशन के हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलें और बाकी पैनलिस्ट चलें और हम एक दूसरे को बात करते समय इंटरफेयर ना करें। लेट अस बी जेन्युइनली करेक्ट। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिसने बात की कोई भी किसी की बात में नहीं बोल रहा। जी ठीक है जी, आप बात कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, बारी बारी सब बोलेंगे। अच्छा जी, आप बात करें, आपकी बातों का जवाब मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे लूंगी, आप जरा सुनिएगा। जी कर्नल साहब, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप बोलने की खासियत रखते हैं तो सुनने की भी सहन शक्ति रखिए। आपने पॉइंट रेज किया है, जी प्लीज सुनाइए, आप बोलिए तो सही। इंडिया के ऊपर आपने पॉइंट रेज किया है कि आपको शाइनिंग इंडिया दिखता। ये जब पाकिस्तान भारत का पार्ट था तब से एक कहावत चली आ रही है, सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही दिखता है। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंधे को सब कुछ काला ही दिखेगा, शाइनिंग नहीं दिखेगा।
मेरे को इससे ज्यादा शाइनिंग इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहना। आपका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपने कहा कि आप जुल्म और नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड ओवर ये बात प्रूव हो चुकी है कि नाइंसाफी और जुल्म एक्चुअली कहाँ हो रहे हैं, तो इस पर भी मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा। आपका जो ये टेररिज्म से रिलेटेड बात है और आपने वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि दहशतगर्द, देखिए पाकिस्तान पिछले 50 से 70 साल कोशिश कर चुका है कि दहशतगर्दी को ऑफिशियली सपोर्ट दे दे, क्योंकि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, आपके एक्स प्रेसिडेंट बोल चुके हैं, तो कि आप लोग ऑफिशियली दहशतगर्दी को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं और करते आए। तो इसलिए मैं राज कादियान सर की बात की इज्जत रखूंगा। दहशतगर्दी में आपसे बड़ा कोई डॉक्टर तो सबसे नहीं बड़ा है। इल्जाम है जो आप लगाते हैं हमेशा। नहीं, एक मिनट सुनने की। ये जो ब्रिगेडियर साहब थे, हमारी इंडियन आर्मी की रेपुटेशन है कि अफसर जो होता है ही इज ऑलवेज अ जेंटलमैन, ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। आप बड़े छोटे किस्म के कोई नजर आ रहे हैं मुझे कि आप ढूंढ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन था। मुझे लगता है शायद आपके यहाँ अपब्रिंगिंग ही इतनी है कि आप हर चीज के अंदर किसी के बाप को ढूंढ रहे हैं। ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेट बात हो गई आज कि मुझे आप जैसे इंसान के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ रहा है जो एक्चुअली कैरेक्टर का इतना गिरा हुआ है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर के बाप को ढूंढ रहा है। नहीं, ऐसे जातियाती बात नहीं होगी। एक मिनट कर्नल साहब, बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। मेरे मेहमान है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये नहीं कि वो पाकिस्तान से हैं। अगर मेरा वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी आपको इस तरह बात करेगा आपके कैरेक्टर पे, तो मैं उनको भी इसी तरह टोकूंगी। ये कैरेक्टर पे और ये इस तरह के शख्स के साथ बैठा है, ये मैं अपने प्रोग्राम में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको देना पड़ेगा। चलिए, मैं ब्रिगेडियर साहब से अपनी बातों का जवाब लूंगी। वो सुन रहे हैं, ये उनकी आला जरफी है कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो फिर भी सुन रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये उनकी आला जरफी है। जी कंप्लीट कीजिए कर्नल साहब। इंसानियत की ठेकेदारी अगर पाकिस्तान करने लगा तो मुझे बताइए पूरे वर्ल्ड का भला हो जाएगा कि आपको FATF सिर्फ टेररिज्म की वजह से फेस करना पड़ रहा है। हालांकि मेरे जैसे आदमी अभी भी कहते हैं कि अगर FATF जैसी चीज पाकिस्तान पे लगे, भगवान करे ना लगे, क्योंकि उसको मौका मिलना चाहिए कि वो इस टेररिज्म, इस दहशतगर्दी से बाहर आ पाए। जहां तक आपने बात करी है जूते और तमाचों की, तो वो मेरे को लगता है ब्रिगेडियर साहब का अपना पर्सनल स्टैंडर्ड है कि वो उसी लेवल की बात कर पाएंगे जहां तक उनकी ग्रोथ हुई है। आपने बाकी बाबर कादरी को मार दिया गया, देखिए बड़े दुख की बात है कि मतलब आपकी कर्नल रैंक पे रिटायरमेंट के बाद ग्रोथ हुई, उनकी ब्रिगेडियर रैंक पे रिटायरमेंट पे ग्रोथ नहीं देखते? देखिए ब्रिगेडियर साहब, चले मेरे ख्याल से मुझे आपकी तरफ आ जाना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, आप काफी देर से खामोश हैं। मैं आपकी आला जरफी को सलाम पेश करती हूँ कि आपने इतनी पर्सनल बातें भी सुन ली। जी अब कर्नल साहब, अब आप भी जरा इत्मीनान से सुनिएगा। जी हौसला रख के सुनिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं तो अपना लेवल है, बात नहीं करता। कर्नल साहब अब आप जरा सुनिएगा ना, हौसला रख के। कर्नल शैलेंद्र साहब, आपने उन पे पर्सनल अटैक्स भी कर दिए, उन्होंने सुन लिए बात। ब्रिगेडियर साहब का जवाब जरा सुन ले, हौसला रख के। जी ब्रिगेडियर गजनफर, मैं पर्सनल बात नहीं करता, मैं तारीख की मैं तो तारीख की बात करता हूँ। तारीख मेन कैप्टन में हिटलर के बारे में कहती है कि उसके बाप का पता नहीं। हमने नरेंद्र मोदी साहब के नाम, बाप का नाम नहीं सुना, हमने कह दिया वालिद साहब का पता नहीं। अब ये अपना महात्मा गांधी को क्या कहते हैं कि बाप का जिक्र न करें। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं ना। चुप करें अब, चुप करें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने अब, मेरी बात सुने अब, मेरी बात सुने। साहब देखिए, आपने खुद ही प्रोग्राम के आगाज में कहा कि किसी को टोका ना जाए, लेकिन आप टोकना शुरू कर देते हैं, दरमियान में इंटरप्ट करते हैं। आप अपनी बात से वो कर रहे हैं ना, आप जो अपने स्टैंडर्ड सेट करें, दूसरे के लिए उसको सेट रखिए ना प्लीज। वो बीच में नहीं बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोल रहे थे। मुझे आपकी बात बुरी लगी, मैंने आपको रोका कि उनके किरदार पर ना जाए। मेरी आप बात सुने, मेरी बात सुने। कर्नल शैलेंद्र प्लीज जरा बात सुन लीजिए। मेरी बात सुने। मैंने बांग्लादेश जाके नहीं कहा था, मैंने बांग्लादेश जाके नहीं कहा था, मुझे फिर मैंने बांग्लादेश जाके नहीं कहा था कि मैंने आपके प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश जाके ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने की मूवमेंट में हिस्सा लिया है। पहली बात तो
आप कर्नल हैं, आपको तारीख का ही नहीं पता। शर्म, बस सबसे बड़ी बात शर्म की बात यह है कि आपको तारीख का नहीं पता। आप कहते हैं कि पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा था, आपने तारीख पढ़ी है कभी? इतने दिन क्या करते रहे हैं? पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं था, ये एक सब कॉन्टिनेंट था। ये यहाँ पे हिंदुस्तान नाम की कोई चीज, भारत नाम की कोई चीज नहीं थी, ये सब कॉन्टिनेंट था। सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ और सब कॉन्टिनेंट डिवाइड होके एक तरफ भारत बना। आपको तो तारीख भी नहीं पता, मैं आपसे क्या बात करूं, आपसे क्या मैं बात करूं, आपको तो तारीख का ही नहीं पता है। और मैं फिर कहूंगा कि आज जो कुछ आपका जो वो चीफ मिनिस्टर कहता है या जो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी देता है वो दहशतगर्दी पे मबनी है, वो लोगों को इंसाइट करती है दहशतगर्दी के लिए। आप हमें कहते हैं ना, जब पुलवामा में हुआ था तो आपके मुल्क के बच्चों ने गाना बनाया था कि बाहर से कोई नहीं आया, ये अंदर से किसी ने धमाका किया, आपने 54 फौजी मार दिए अपने। कभी अपनी फौजियों की सोशल मीडिया पे, जिनको आप खाना नहीं देते, जिनको आप रोटी नहीं देते, जिनसे आप बिगाड़ लेते हैं, कभी उनकी आपने सोशल मीडिया पे अपना वो सुनिए वो क्या कह रहे होते हैं, क्या वो कर रहे? आप जो मर्जी करें अपने मुल्क में, मुझे इससे क्या गर्ज है? मैं तो सिर्फ वो बात करूंगा जो पाकिस्तान से रिलेटेड। क्या झारखंड को आपने रेड कॉरिडोर डिक्लेयर नहीं किया हुआ है? मुझे बता दीजिए। क्या सिख जो है वो आपसे आज़ादी नहीं चाहते हैं? क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिख जो है आप उनको हिंदू काउंट नहीं करते? नो डाउट। तारीख की बात कर लेना। अब ये दलित लड़की के साथ क्या हुआ है ना, तारीख की बात करनी है तो पढ़ के आए और तारीख की बात कर लें। सफर कर रहे हैं बेचारे। क्या आपने 11 क्या आपने आपके मुल्क के राजस्थान जोधपुर में 11 हिंदू नहीं मारे आपने जो पाकिस्तान से गए थे? क्यों मारे हैं वो पाकिस्तान से जो हिंदू गए थे? और बात करते हैं आप स्टैंडर्ड्स की। आप वो केस आईसीजे में जा रहे हैं, आपको पता है? गिरबान में जाके देखिए कभी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा है। मेरा मानना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ, ये बात मेरे ख्याल से कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठानी चाहिए। और अभी ये काफ़ी दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं भारत से, इन्होंने कहा है कि जी मोदी बहुत अच्छा लीडर है। मेरा ये सवाल है किस तरह से, अब अभी ये खबर आई, ये आपका अपना इंटरनल कंसर्न है, लेकिन आपको आगाह कर दूं, खबर आई है पिछले महीने अगस्त में कि बल्कि अब तो 2 महीने हो गए कि 24% डिक्लाइन हुआ है भारतीय जीडीपी के अंदर। और जब मैंने ये खबर पढ़ी मुझे एक बात सिर्फ याद आई कि जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट भारतीय चैनल के ऊपर जाते थे तो तालियां बजा बजा के अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्या गरीब आदमी का जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनका मजाक उड़ा रहे थे, तमस्खुर उड़ा रहे थे। और मैंने पहली चीज़ ये कही कि मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ये होता है तकब्बर। आप मुंह के बल गिरते हो। मुंह के बल कौन गिरा है? नरेंद्र मोदी। अफसोस की बात यह है कि मेरा ये मानना है कि जो उधर गरीब किसान है, जो उधर गरीब मजदूर हैं, उनको सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, ये बेसिक मैनर्स और इंसानियत की बात है। नरेंद्र मोदी ने एक UAPA नाम का लॉ है, एक कानून है, जो भी उसके साथ डिसएग्री करता है उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जो अभी उमर खालिद के साथ हुआ, JNU स्टूडेंट के साथ, यहाँ तक कि JNU स्टूडेंट के साथ उन प्रोटेस्टर्स के साथ एक आपकी अभिनेत्री भी खड़ी हुई थी, अदाकारा, और उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए हैं और उसको दिन रात आप लोग इंक्वायरी के लिए बुलाते हो। और एक पब्लिक तमाशा, दीपिका पादुकोण, वहाँ भी तमाशा बनाया हुआ है। आप अपने क्रिएटिव आर्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हो। एमनेस्टी इंडिया ने अभी इस पिछले हफ्ते में अनाउंस किया है कि उन्होंने अपने सारे ऑफिस भारत में क्लोज कर दिए हैं क्योंकि ये जो बीजेपी वाली हुकूमत है ये उनको बुली करती है। बाबरी वाला वर्डिक्ट जो अभी हम सारों के सामने आया, यानी 32 के 32 लोग, उन्होंने खुद अपने मुंह से माना है कि उन्होंने वो डेमोलिशन की थी। उन्होंने खुद अपने मुंह से अपने जराइम माने हैं और कहा गया है कि वो कभी हुआ ही नहीं था, वो अपने आप हुआ जो कुछ भी हुआ। तो यहाँ अब तो जुडिशरी भी आपके अपने इस रियासत के साथ मिल चुकी हुई है। कोई वजह है कि जो गोगोई चीफ जस्टिस अभी रिटायर हुए हैं उनको राज्यसभा के अंदर कुर्सी क्यों दी गई? क्योंकि नाउ द जुडिशरी इज हैंड इन ग्लव विद द इंडियन स्टेट। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, आपने मुनीब की बात भी सुनी, ब्रिगेडियर गजनफर साहब की भी बात सुनी। मुझे बताइएगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक बड़ा सान्या था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब उस केस में ताखीर भी हुई, इंसाफ का बाकायदा कत्ल भी हुआ आपके बड़े देश हिंदुस्तान में, भारत में। अब भारतीय अदालत ने 32 के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से इंसाफ का गला घोंटने के मुतरादिफ है कि अदालत ने कानून नाफिज से कानून आपको जहां से मिलेगा इंसाफ, उन्होंने ही इंसाफ का गला घोंट दिया, मतलब सबको रिहा कर दिया, बरी कर दिया। मुझे बताएं कि बाबरी मस्जिद के मामले पे इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर फिजा, मैं बड़े मुख्तसर तरीके से 4 पॉइंट के जवाब दूंगा जो आप लोगों ने पूछे। पहला, बाबरी मस्जिद का केस 28 साल चला था।
फिर हमारी सबसे ऊपर वाली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि यहाँ पर पहले मंदिर था, बाबरी मस्जिद बाबर के टाइम पर बनाई गई थी। उस जजमेंट को सबने माना है, किसी ने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज हो सकता था, उसका रिव्यू मांगा जा सकता था, लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। दूसरा, जहाँ तक आप 28 को बरी की बात कर रहे हैं, जो कोर्ट के पास एविडेंस था वो जजमेंट आया है, ये तो लोअर कोर्ट है। जो लोग इससे खुश नहीं वो इसको चैलेंज करेंगे। हमारे कोर्ट बड़ा फेयर सिस्टम है, हम देश को मिलिट्री कोर्ट के जरिए नहीं चलाते। दूसरी बात, पुलवामा का जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने कि हमने खुद कराया है। आपके जो चाहते आतंकवादी आपके पास बैठे हुए हैं, अजहर मासूद, उन्होंने तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जिम्मेवारी ली थी। वो लड़का हमारा जरूर था आदिल, लेकिन मेंबर था वो आपके आतंकवादी संस्था का। और ऐसा देश जिसके वजीर आजम आगे और सामा बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं नहीं बोला था। ऐसा मुल्क जिसके वजीर आजम, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ ही आऊंगी, ऐसा मुल्क जिसके वजीर आजम उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्द को एक शहादत का दर्जा देते हैं, वो किसी और पर उंगली उठाएं, ये तो बड़े हंसी की बात है। अगली बात, अगर आपको जो हमारा हाथरस का बेटी की मां रोती हुई नजर आती है, पड़ोस के प्रोटेस्टर नजर आते हैं, वो हमारी तरीके का एक अभिनंदन मार खा के वहाँ पे वापस आया तो उसको आप लोगों ने हीरो बना दिया। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कुलभूषण यहाँ पे जासूसी करने के लिए आया था, पकड़ा हमने, तो आप उसके हवाले से क्या बात करते हैं? उनके बारे में जरा कमेंट कर दीजिए ना। हमारा मीडिया फ्री है, इसीलिए सारी वीडियो आपके पास पहुंचती हैं। आपकी तरह हमने हिदायत नहीं दे रखी किसको मीडिया पर बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। सब लोग फ्री हैं जो आना चाहते हैं। और दूसरा रहे इकोनॉमी के बाद के 24% आपका मीडिया इतना फ्री था कि अर्नाब गोस्वामी एक एंकर है, वो बाबर कादरी को अपने प्रोग्राम में कहते हैं, हमारे मुल्क के हवाले से कुछ कह रहा था, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहती मेरे मुल्क के बारे में, जो वो अल्फाज उसके मुंह में डालना चाह रहा था, वो घटिया शख्स जिसका नाम है अर्नाब गोस्वामी, माजरत के साथ कहूंगी। और उसके बाद उस शख्स ने आपके मुल्क के हवाले से वो बात कह दी। मैं आपके मुल्क के हवाले से भी बात नहीं कहना चाहूंगी, अल्फाज नहीं दोहराना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह के तज़ीक़ अमेज़ अल्फाज मेरे ख्याल से मैं किसी मुल्क के बारे में भी कहना ज़ेब नहीं देता, ज़ेब नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ उस बंदे का? उसको उसने कहा गेट आउट, यहाँ से चले जाओ मेरे शो से। क्यों? क्योंकि जो उसके मुंह में अल्फाज डाला था उस बंदे ने अल्फाज कहने से इनकार कर दिया। मतलब ये आपका मीडिया आजाद है? अर्नाब गोस्वामी आपके मीडिया का फेस है जर्नल साहब। अगर आपका मीडिया फ्री है तो 42 जर्नलिस्ट्स जिनकी हत्या की गई है, उनको गवा कर लिया गया है मकबूजा कश्मीर में, उनके बारे में क्या कहेंगे? या आपके जो इंटेलेक्चुअल इस वक्त जर्नलिस्ट हैं, फे डिसूजा नाम शायद सुना होगा आपने, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर क्यों चैनल खोल लिया है? वो कहते हैं टेलीविजन के ऊपर तो उनको कोई आउटलेट मिलता ही नहीं है सच्ची बात करने का। इस पर क्या जवाब देंगे? हमारा मीडिया, हमारा मीडिया अगर फ्री नहीं होता तो ये हाथरस की खबर भी नहीं पहुंचती आपके पास। हमने आपकी तरह मीडिया का कोई इंस्ट्रक्शन इश्यू नहीं कर रखी मॉनिटरिंग। कह रहे खबर आप तक पहुंची तो ये आजादी का सबूत है। मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं, वो उधर ही हटके पड़े हैं। सॉरी, मैं बीच में नहीं बोलता। जहां तक आपका ये कहना है कि जो भी मोदी जी के खिलाफ होता है, एक मिनट जनरल साहब, जनरल राज कादियान साहब, एक मिनट। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, जितनी भी वीडियोस वहाँ से आती हैं, जब मैं आपसे पूछती हूँ कि वहाँ पे माइनॉरिटी सफ़र कर रही हैं, मुसलमान सफ़र कर रहे हैं, सिख सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन खुद को महफूज नहीं समझते, और तो और आपकी जो निचली जात पात के हिंदू हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है जात पात, छोटी जात बड़ी जात, वो सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोग मुकर जाते हैं। आप कहते हैं ऐसे इंडिया में कुछ है नहीं। आप ऐसे इंडिया का नक्शा मुझे दिखाते हैं कि जो इंडिया हमने तो कहीं नहीं देखा, हमें नज़र नहीं आता, हमें नहीं सुनाई देता। तो ये तो सोशल मीडिया को मैं कहती हूँ सलाम पेश करें आप, कि लोग वीडियोज़ बना देते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे आ जाती हैं, ट्रेंडिंग में आ जाती हैं, यूट्यूब पर आ जाती हैं। आपका मीडिया तो नहीं दिखाता। मीडिया तो सारे बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है। डॉक्टर फिजा, वो तो प्रियंका और राहुल गांधी को नहीं माफ करते। अभी वो दोनों अरेस्ट हो गए थे क्योंकि वो हमदर्दी शो कर रहे थे विद द रेप विक्टिम। मुझे एक और बात का जवाब देकर कर्नल सुरेंद्र से भी जवाब लूं। मेरे राज कादियान साहब आपसे जवाब लेती हूँ। शबाना आजमी का भी वहाँ पे कोई घर का पता नहीं इशू हुआ था कि वो किसी मखसूस एरिया में घर नहीं ले पा रही थी। नसीरुद्दीन शाह साहब ने किस तरह बात की कि वहाँ पे मतलब एक मुसलमान होने की वजह से कितना लोगों को सफर करना पड़ता है। आमिर खान, अभी अगर आमिर खान की किसी भी मुल्क के आला हुक्मरान से मुलाकात होती है तो उस पर आप लोग इशू क्यों बना देते हैं? हर किसी की पर्सनल लाइफ भी है ना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? जनरल साहब, डॉक्टर फिजा, अगर हमारा मीडिया फ्री नहीं होता तो हम सोशल मीडिया को भी बैन कर सकते थे। सब चीज फ्री है,
आपने आप कहा मुझे कि बताएं, ये आमिर खान की एक पिक्चर थी ना, किसी से मुलाकात, फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की, उसका तो उनसे मुलाकात हुई आमिर खान की। मेरी बात सुने, उस पे आपके लोगों को इतनी मुसीबत क्यों पड़ गई? आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्री नहीं है। चले मैं आपकी रिकंसाइज कर देता हूं। जी आपकी बातें ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जी चलिए ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं, फिर आती हूँ आपकी मुनीब जी। ब्रिगेडियर साहब जी, जनरल साहब मैं 1 मिनट कहने चले, जनरल जी ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं जी, कहिएगा। मैं बोलता हूँ तो आपके फिर जी ब्रिगेडियर साहब कहिएगा। उनका अपना, मैं पहली बात तो ऐसा है करना चाहूंगा जन साहब नहीं, आप फिर बीच में बोलेंगे तो मुझे मौका आप देंगे नहीं। मैंने आपकी पूरी बात ये अगर एक छोटा सा डॉक्टर फिजा दोनों मुल्कों का प्रोग्राम चला रहे, इस तरह पाकिस्तान। अच्छा आप बारी बारी 1 मिनट ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जरा गुजारिश करती हूँ, आप आमिर खान के हवाले से कमेंट देना चाह रहे हैं, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए जरा रुक जाइए। जनरल साहब अपनी बात कंप्लीट कर ले। ब्रिगेडियर साहब सिर्फ 1 मिनट जी। जनरल राज कादियान जी कहिएगा जी, जनरल राज कादियान प्लीज प्लीज प्लीज। आपने कहा उसको रात को दफनाया, दाह संस्कार किया गया, सही बात है। ये पहला मौका नहीं है, ये देश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर की भी। अगर वो समझते हैं कि इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये 2012 में भी जो लड़की निर्भय हुई थी उसका भी अर्ली मॉर्निंग दफनाया गया था, वो भी पब्लिक के सामने नहीं किया गया। देखो नई बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। उसके लिए वो अगर समझते हैं पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस होगी तो वैसा कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई ऐसी होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसी गलत बात नहीं है। दूसरा, आप सिर्फ हमसे सवाल पूछते हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब की एक राय चाहूंगा। जो उन्होंने दहशतगर्दी, क्या आप आपके जो वजीर आजम हैं इमरान खान, उसकी बात से सहमत हैं कि ओसामा बिन लादेन शहीद था? आप बताएं, जवाब दें। देखिए, ओसामा बिन लादेन के दो कॉन्सेप्ट थे। ओसामा बिन लादेन के दो रूप थे। एक वो रूप था उसका जो उसने अफगानिस्तान में जंग लड़ी रशिया के ख़िलाफ़, और वहाँ पे उन्होंने जो रशियंस थे उनको वापस भेजा, शिकस्त दी। उस ज़माने में उसको ओसामा बिन लादेन को हीरो तस्वुर किया जाता था। बहुत सारे लोग, इवन अमेरिकन उनको लेके आए थे। क्यों, कौन लेके आया था? आप जन साहब को पता है उसको कौन लेके आया था? उसको किसने रिक्रूट किया था? CIA के पेरोल पे वो कितना रहा था? अब जब उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी शुरू कर दी तो पाकिस्तान में किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब चीज़ें होनी शुरू हो गई। अब आप दूसरी बात आप ये करते हैं कि पुलवामा में जो है वो जैश मोहम्मद का झंडा लगा दिया। जन साहब, मैं सिर्फ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि तारीख़ को या इवेंट्स को सच्चाई के धारे में देखिए तो आपको सही जवाब मिलेगा। बिकॉज आप फ़ौज में रह चुके हैं, आपको पता है कि आपने बॉर्डर के ऊपर कितनी फुट ऊंची तारें लगाई हुई हैं। 14 फुट ऊंची बार आपने तारें लगाई हैं। उसके बाद दरमियान में माइनफील्ड बिछाई है। फिर एक बार्ड वायर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सर्टीना कॉइल का एक कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। फिर आपने हर 100 गज के ऊपर जो है मॉनिटर्स लगाए हुए हैं। फिर आपने वहाँ पे नीचे से अपने डॉल पर राडार लगाए हुए हैं, कमांड पोस्ट बनाई हुई हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप एक ऐसी यूनिट की कमांड कर रहे हो, एक ऐसी फ़ौज की कमांड कर रहे हो जिसके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे डिटेक्टिव के किस्म के और लोगों को रोकने के औजार मौजूद हो, तो उसमें तो फिर मैं क्या कहूँगा? या तो मैं कहूँगा कि जो उसके ऊपर जो लोग आपने बिठाए हैं दे आर हाईली प्रोफेशनल, तो फिर उनको घर भेज दीजिए, हमें अपने बॉर्डर को संभालने की जिम्मेदारी दे दिए। किस तरह पॉसिबल है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके लोग और वो पुलवामा में पहुँच जाएं? तो सोचिए, 1 सेकंड को सोचिए बैठ के। आप जर्नल हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपकी जब वीडियो टेप रिलीज होती है, आपके नरेंद्र मोदी जो वाकई दहशतगर्द है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, उसने बांग्लादेश में जाके कहा था कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में से लिया। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मुक्ति बानी जो है वो रॉ ने बनाई थी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर तबाही मुक्ति बानी ने आपके पैसे से फैलाई थी। तो आपने दहशतगर्दी की या नहीं की? आप जो तमाम के तमाम ब्लेम हमारे ऊपर उठा के फिरते, कभी अपने तो गिरेबान में। आप मुझे बताइए कि आपके माओ और वहां पे दहशतगर्दी नहीं चल रही? आपने उसको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर नहीं किया हुआ है।
ये तो चीजें आज की है ना, अब इससे तो मुंह ना फेरिए। आप आमिर खान के साथ जो मर्जी कीजिए, आपकी मर्जी है। आप दलित लड़की को, एक दलित लड़की 10 दलित लड़कियों को और जो कीजिए वो नरेंद्र। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपके उस योगी चीफ मिनिस्टर, उसको शर्म आनी चाहिए, आपको उसको जूते मारने चाहिए थे। उसने क्या स्टेटमेंट दी थी? उसने कहा था कि मुसलमान औरतें जब अगर दफन हो जाएं, इससे आगे के लफ्ज मैं नहीं कहना चाहता। ये दहशतगर्दी सिर्फ तलवार से तो नहीं होती, आप लफ्जों से भी दहशतगर्दी आप जूते मारने की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे को जूते अगर मार दें ब्रिगेडियर साहब तो इंडिया के हालात बेहतर हो जाएंगे। बात का जवाब देना चाहता हूं। तो वोट दिया जा रहा है, कादियान साहब ने ये सोचना चाहिए ना, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं पहले। मुनीब साहब जी, कुछ हकीकत तो कुछ कादियान साहब ने आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ को फॉलो करते हुए, जी कादियान साहब आपने अभी एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ ने कानून को फॉलो करते हुए उस लड़की की चिता जला दी जिसके ऊपर उसके खानदान वाले एहतजाज करे थे। दिल पे हाथ रख के बताइए, वो माँ, और मैंने उसकी वीडियो फुटेज देखी, इंटरनेट के ऊपर है, एनडीटीवी ने उसको ब्रॉडकास्ट किया है। वो माँ रो रही है, वो हाथ जोड़ रही है, वो चीख रही है पुलिस की वैन के आगे कि मेरी बेटी को इधर से वैन से निकालो, उसकी बॉडी को एक आखिरी दफा उसको हमारे घर में आने दो। ये कौन सा कानून है जो इस तरह से एक रोती गिड़गिड़ाती माँ को इतना तकलीफ पहुंचाता है? ये कैसा कानून है? अगर आपके मुल्क का ये कानून है तो अब टाइम नहीं आएगा कि आप सोचना शुरू कर दें? मैंने तकलीफ आपके सवाल में ये क्या लीगल सिस्टम बनाया है? महसूस करके बोला जाता है, मैंने तकलीफ आपके अल्फाज में महसूस कर ली, उनको नहीं तकलीफ हुई। मैं हैरान परेशान हूं कि ये चीज देखिए। मैं आपके साथ लास्ट कमेंट, हाँ एक आखिरी मिनट है मेरे पास। जी जनरल साहब का लास्ट कमेंट। ये देखिए, इसमें दो राय नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि माँ को बेटी से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर मजबूरी थी कोई यूपी सरकार की, वो लॉ एंड ऑर्डर, फिर आप बीच में बोल रहे यार, मैं बोलता नहीं। क्यों नहीं कैसी मिली? मजबूरी? अब दूसरा सवाल कि क्यों नहीं मिली? सरकार की जिम्मेवारी आपका देश तो आजाद है, आपका देश तो आजाद है, वहाँ तो कानून भी आजाद है, वहाँ तो आप कहते हैं कि इंसाफ भी है, तो क्यों नहीं मिली? आप चलो बोलने दो उनको यार। आप अपने मुर्दों को सबको दिन में दफनाते हो क्या? भुट्टो का आपने दिन में फांसी दी थी। हाँ, क्यों नहीं? रिश्तेदारों की सारे दिन में रात को तो हम दफनाते ही नहीं। वो भुट्टो पे पहुंच गए। जब तक दिन निकला आपने उनको दफना भी दिया था। तो लॉ एंड ऑर्डर रेप विक्टिम की बात कर रहे हैं, पड़ती है, रेप विक्टिम की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम है, माँ को मिलना चाहिए था। मैं भी मानता हूं। वक्त की कमी है, मुझे शुक्रिया अदा करने का कहा जा रहा है तमाम मेहमानों को, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जनरल राज कादियान, कर्नल शैलेंद्र, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम पाक भारत टाकरा में अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।